25 नवंबर ये तारीख नजदीक आते आते मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी अपने परवान चढ़ने लगी हैं और जिस तरह से मतदान की तारीख को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं और महज यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में क्या है आखिर जनता का मूड और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के तमाम सियासी समीकरण और खास तौर पर मालवा और निमाड़ में कौन से राजनीतिक दल किसको पछाड़ दे रहा है, किसका ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए आज हम चौथे स्तंभ के प्रहरियों से मुखातिब होने वाले हैं और हमें इंदौर शहर की पत्रकारिता के दो ऐसे बड़े नाम तमाम सियासी समीकरणों की सर्जरी करके बताने वाले हैं कि आखिरकार जनता का क्या है मूड और कौन से राजनीतिक दल का कितना पलड़ा हो रहा है भारी। दो खास मेहमान फिलहाल सिटी न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द डे में स्टूडियो में मेहमान के तौर पर मौजूद है। पहले हैं अग्निबाण से जुड़े श्री महेंद्र बापना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हैं प्रभात किरण अखबार के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ही कलम के सच्चे प्रहरी हैं और जिस तरह से इंदौर को खास तौर पर मालवा को पत्रकारिता की जननी कहा जाता है और इंदौर से कलमकारों का एक बड़ा गढ़ कहीं ना कहीं पूरे देश भर में अपना एक हस्तक्षेप रखता है। इंदौर की पत्रकारिता तय करती है कि कैसे देश में किस मुद्दे पर कहां पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त होनी है, लिहाजा लाजमी है यहां पर चौथे स्तंभ के प्रहरियों की प्रतिक्रिया लेने की बारी है। सबसे पहले शुरुआत होगी महेंद्र बापना जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दलों की हवाओं का रुख क्या कुछ यहाँ पर संकेत देता है। बापना जी, आप लगातार कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, अखबारों में बड़े पूरे पन्ने आपने राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर लिखे हैं, रोजाना आप राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर पैनी निगाहें टिकाए रखते हैं। मध्य प्रदेश में क्या आपको लगता है जनता का मूड है, कौन से राजनीतिक दल का आपको पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और क्या सियासी समीकरण कह रहे हैं? महेंद्र भाई, जहाँ तक 25 नवंबर के चुनाव का सवाल है जी, शिवराज जी फिर इस स्थिति में है कि तीसरी बार सरकार बना ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस तीसरी बार भाजपा को उखाड़ के सरकार बनाने के मूड में तो है जी, बिल्कुल। लेकिन उसके जो नेताओं की जिस तरह से शिवराज जी कहते हैं कि हम संग संग हैं, सिर्फ मंच पर है जी, जी, और मैदान में वो अलग अलग ही हैं। जी, जी, वही स्थिति कल भी देखने को मिली जब कांतिलाल जी भूरिया मधुसूदन मिस्त्री के बंगले पे कागज फेंक के चले गए। जिस तरह से सिंधिया जी मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष बने हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर लिया खुद ही और उसके चलते स्थिति ये हो रही है कि वो हर क्षेत्र में अपने समर्थकों के नाम एडजस्ट कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल। इससे सारे सांसद, सारे जितने केंद्रीय नेता हैं सब नाराज हैं। उसके चलते पूरा रायता, कांग्रेस का जितना पूरा रायता पूरा ढुल गया है और स्थिति यह है कि कांग्रेस टिकट दिवाली के पहले करने की स्थिति में नहीं है। अब जब दिवाली के बाद टिकट होंगे तो कुल जमा 17 दिन का समय मिलेगा प्रत्याशियों को। बीजेपी में भी कमोबेश स्थिति वैसी ही है लेकिन उनका होमवर्क कंप्लीट था। कल शायद उनके टिकट, कल नहीं तो परसों टिकट उनके क्लियर हो जाएंगे। तो जो सीनरियो अभी बन के सामने आ रहा है सामने उसमें लग रहा है कि 110 से 120 सीटें बीजेपी, 90 सीटें कांग्रेस और 20 अदर्स, ये स्थिति बन रही है। यहाँ पर चौथा स्तंभ बोल रहा है और चौथे स्तंभ के प्रहरियों ने अपनी पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर जाहिर कर दी है। आखिरकार जनता का क्या है मूड, इसकी भी जरा सर्जरी कर लेते हैं। राठौर साहब, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार प्रभात किरण के माध्यम से आपकी लेखनी का जादू शहर में देखने को मिलता है, क्या आपका एनालिसिस है पॉलिटिकल लेवल पर देखा जाए तो? निश्चित रूप से अभी जो बापना जी ने बात कही है मैं उससे सहमत हूँ कि जनता में भी शिवराज सिंह चौहान के प्रति सहानुभूति है और एक ऐसा चेहरा है बीजेपी के पास जिसको लोग सुनने और देखने आ रहे हैं। कांग्रेस के पास पहले दिन से चेहरे की कमी है। आदिवासी नेता के नाम पर कांति भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो है पूरे प्रदेश में घुमाने की कोशिश की गई लेकिन वो अपना उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री को जोड़ने की बात कही लेकिन उनको एक महज चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बना करके पार्टी ने काम करने के लिए कहा, वो अपने आप को उस तरह से एडजस्ट नहीं कर पाए। जैसा कि अभी बताया कि जो अब वो मुख्यमंत्री अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं और उस चक्कर में टिकटों के मामले में हस्तक्षेप करके पार्टी को जो जल्दी टिकट बांटने की बात थी, राहुल गांधी ने तो ये दावा किया था मोहन खेड़ा में जब वो आए थे कि 6 महीने पहले कांग्रेस टिकट बांटेगी, लेकिन वो बात उनकी पूरी तरह से झूठ साबित हो गई। बीजेपी से जो है आप देखेंगे कि लेट ही टिकट कांग्रेस के बटेंगे। ऐसी स्थिति में जो जनता यदि बदलाव के मूड में थी भी सही, कुछ प्रतिशत यदि अपन बात मान लें तो जनता को अब ये लगने लगा कि एक तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि कांग्रेस ये बताए कि हमारा मुख्यमंत्री होगा,
और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की जो छवि खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, जनादेश यात्रा में मैंने उज्जैन संभाग में साथ में रहकर देखा कि किस तरह से लोग आ रहे हैं और गांव में रात को 12, 1, 2 बजे तक जो भीड़ थी वो ये साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का कद बड़ा है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस कोई विकल्प नहीं दे पाई। जहां तक बाकी कांग्रेस के नेताओं का सवाल है तो दिग्विजय सिंह को छोड़कर कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांति भूरिया, सुरेश पचौरी ये एक इलाके के या 2-4 जिलों के ही नेता माने जाते हैं। ऐन वक्त पे चुनाव के समय किसी को प्रोजेक्ट न करने का नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और अब पब्लिक भी ये बात समझ चुकी है कि बीजेपी की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए क्यों ना जो है उन्हीं का साथ दिया जाए। दूसरा एक बड़ा फर्क नरेंद्र मोदी का पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी को जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है तो वो उस कार्ड का भी बीजेपी को मध्यप्रदेश में फायदा मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस के जो केंद्र सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं और उसके बाद जो राहुल गांधी की बातों का जो असर अपने देखने को मिला है वो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर चौथे स्तंभ के प्रहरियों का भी साफ तौर पर मानना है कि राजनीतिक दलों ने भले ही लाख दावे किए हों चुनाव से एन वक्त की बजाय कुछ समय पहले ही उम्मीदवारों के ऐलान के, लेकिन वो यहाँ पर महज कोरे आश्वासन ही साबित हो रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने लगातार और साफ तौर पर मोहन खेड़ा में भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि तकरीबन 6 महीने का वक्त यहाँ पर एक उम्मीदवार को मिलेगा, ऐसे में चुनाव जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वो कहीं ना कहीं उसमें इजाफा होगा, वो महज यहाँ पर कोरी आश्वासन बनती दिखाई दी। फिलहाल जनता के मूड को जानने की बारी है और इसको सबसे सही आकलन यदि कोई कर सकता है तो वो एक पत्रकार कर सकता है। और चौथे स्तंभ के प्रहरी का भी साफ तौर पर मानना है कि राजनीतिक दलों ने जो उम्मीदवारों के ऐलान में देरी की है उससे अब राजनीतिक जो तमाम समीकरण है उनमें कई तरह के उलटफेर होते दिखाई दे रहे हैं। बाफना जी, एक बार फिर आप तक आते हैं। लगातार आप बहुत नजदीक से राजनीतिक दलों की गतिविधियों को देखते आ रहे हैं। तमाम मुद्दों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको लगता है कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो मिशन एमपी को फतेह करने के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए सहायक साबित हो सकते हैं? महेंद्र भाई, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, शिवराज जी की जो 131 योजना है, बिल्कुल और जिस तरह से शिवराज जी अकेले स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी की ओर अपने मंचों से जिस तरह से वो 131 योजनाओं को गिनाते हैं, उसके लाभ गिनाते हैं और वो जो जनता के गले उतरते हैं, आज उनकी मध्य प्रदेश में अकाट्य छवि है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनकी छवि को काट सके। मतलब शिवराज फैक्टर हावी, पूरी तरह से शिवराज फैक्टर हावी है और इसका ही लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। शिवराज जी का कांग्रेस के पास कोई तोड़ नहीं है, मतलब व्यक्तित्व कहीं ना कहीं यहाँ पार्टी से भारी नजर बहुत हावी है। बिल्कुल ठीक बात है। बहरहाल यहाँ पर जनता भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को जरूर चुनती है। एक मौका है, 2 चेहरे हैं। चुनावी चेहरों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा है तो भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है। दोनों ही चेहरों में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है, लेकिन बात है फैक्टर की, बात है उनके अब तक के कार्यकाल की। 10 साल सरकार चलाने का तजुर्बा भारतीय जनता पार्टी के पास है। राठौर साहब, आपके पास आते हैं। चुनावी चेहरे कितना असर डालते हैं वाकई में मतदाता के उसके मताधिकार का उपयोग करने के दौरान, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। जैसे कि शिवराज फैक्टर है जी, वो इसलिए काम करेगा कि 8 साल से लगातार एक विधानसभा में, एक गांव में, हर जिले में जिस तरह से दौरे किए गए, जिस तरह से योजनाओं का प्रचार किया गया और जिस तरह से लोगों को उसका फायदा भी मिला। आप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की बात कर लें तो जो इन परिवारों के सदस्य गए हैं उनको पता है कि सरकार की ये योजना और उसका वाकई लाभ मिला है। या जो है गेहूं और चावल की बात करें तो जिन परिवारों को वो मिले हैं वो निश्चित रूप से उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और भी जो बाकी योजना है, कांग्रेस इसके बदले में केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को क्या दिया ये नहीं बता पाई, केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के लिए और क्या नई योजनाएं दी वो भी नहीं बता पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता के बीच में कांग्रेस अपनी बात भी अभी तक नहीं पहुंचा पाई है। बार बार जो केंद्रीय मंत्री आते थे वो ये कहते थे कि मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने जो है योजनाओं का नाम बदल के जो है दुरुपयोग किया, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया कि कौन सा पैसा किस योजना के नाम पर आया था और शिवराज सिंह चौहान सरकार ने उस योजना का किस तरह से दुरुपयोग किया। या जहाँ तक घोटालों की बात करें, मध्यप्रदेश के 13 मंत्रियों पर लोकायुक्त की शिकायत और जांच चलने की बात हुई, लेकिन किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई केस प्रकरण दर्ज जांच के बाद नहीं हो पाया। ये कांग्रेस कोई साबित नहीं कर पाई, कांग्रेस मैदानी लड़ाई नहीं लड़ पाई और इन सब चीज़ों के कारण ये जो मुद्दा है कि कांग्रेस की निष्क्रियता का, वो अब जो है भरपाई करने की स्थिति में नहीं है। चुनाव के एन वक्त पर किसी को भी आगे बढ़ा दे, किसी को भी टिकट दे दे, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने की स्थिति नहीं है। ये बात भी सही है कि बीजेपी
कि सीटों में भले ही इजाफा ना हो, लेकिन कांग्रेस की जो है कुछ सीटों में इजाफा जरूर हो सकता है। एक आखिरी चांस जो बचा है वो है राहुल गांधी के सर्वे के नाम का, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में फेल दिखाई दिए हैं, लेकिन अभी कर्नाटक फार्मूले की बात चल रही है। टिकटों की लड़ाई के बीच हमको एक बार फिर विश्वास इस बात का रखना चाहिए कि जो सर्वे में जिन लोगों के टिकट की बात कही जा रही है कि ये मजबूत उम्मीदवार हैं, उसी को टिकट मिलेंगे। और दिग्विजय सिंह जिस तरह से कहते हैं कि पट्ठों को टिकट नहीं मिलेंगे, जो वाकई जीतने वाले हैं, जो जनता ने जिनके पक्ष में फीडबैक दिया है, उन्हीं को टिकट मिलेंगे। यदि ईमानदारी कहीं कांग्रेस में 10-20% बची है तो वो 2-3 दिन 4 दिन में दिखाई देगी, यदि टिकट समय पर बढ़ जाते हैं तो। या जब भी टिकट बटेंगे तो ये पता लग जाएगा कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए या पट्टावाद के आधार पर टिकट दिए। और यदि कांग्रेस ने पट्टावाद के आधार पर टिकट दिए तो आप ये मान के चलिएगा कि कांग्रेस की स्थिति और खराब होगी। बिल्कुल ठीक बात है। सियासत की यहां पर खुले तौर पर सर्जरी कर दी है कलम के सच्चे प्रहरियों ने, और सीधे तौर पर चौथा स्तंभ भी ये बोल रहा है कि राजनीतिक दलों ने जो टिकटों के ऐलान में देरी की है उससे भी जनता के मूड पर फर्क पड़ता है। और बात हो अगर चुनावी चेहरे की तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मार्केटिंग, ये शब्द, ये अल्फाज सामने आता है जो जनता के बीच में भी बार बार उन्हें रिकॉल वैल्यू के तौर पर एक नेता या एक उम्मीदवार या एक राजनीतिक दल की सही छवि को अंकित करने का काम करता है। पॉलिटिकल मार्केटिंग पर भी जरा बात कर लेते हैं। और इंदौर शहर की पत्रकारिता से जुड़े दो बड़े नाम जो फिलहाल सिटी न्यूज के स्टूडियो में न्यूज ऑफ द डे खास फोरम पर हाजिर हैं, पहले हैं महेंद्र बाफना जी, दूसरे हैं राजेश राठौर जी। दोनों से ही जान लेते हैं कि पॉलिटिकल मार्केटिंग कितना इंपैक्ट डालती है वोटिंग के दौरान। बाफना जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पॉलिटिकल मार्केटिंग, दोनों ही राजनीतिक दल जो है अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक मुंबई से एक कंपनी से जो है एक गाना बनवाया है जिसमें सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाया गया और पार्टी की बात को रखा गया है। आपको लगता है ये पॉलिटिकल मार्केटिंग काम आती है चुनाव के दौरान? महेंद्र भाई, जहाँ तक सवाल पॉलिटिकल मार्केटिंग का है कि अखबारों में, टीवी पे, रेडियो पे जो विज्ञापन देते हैं, मैं समझता हूँ उसका 2-4-5% असर होता है। सारा चुनाव का काम जो है वो होता है बूथ मैनेजमेंट। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पहले से जब मिशन 2013 शुरू किया था तो सबको एक बात कही थी संगठन ने कि बूथ का भूत अपने माथे में रखिए। यदि आप बूथ जीतेंगे तो आप चुनाव जीतेंगे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना बूथ मैनेजमेंट इतना सशक्त, इतना तगड़ा बना रखा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पे हर वार्ड में वार्ड पालक हैं, वार्ड संयोजक हैं, बूथ पर उनकी कमेटियां हैं। और यही सारा जो है वो शहर में भी है और गाँव में भी है। और कांग्रेस में इसका उल्टा है। कांग्रेस में जो चुनाव लड़ता है वो अपने स्तर पे अपना बूथ मैनेजमेंट करता है। और कांग्रेस में बूथ मैनेजमेंट पूरा होता है लिफाफों से। जो बूथ पे बैठता है उसको लिफाफे बंटते हैं। तो कांग्रेस का अपना कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं होता। प्रत्याशी की जिम्मेदारी होती है कि वो टिकट लाए और उसके बाद अपना बूथ मैनेजमेंट जमाए। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत आगे है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप चुनाव जीतेंगे विज्ञापनों से या प्रचार से, इससे नहीं। चुनाव लड़ता है कार्यकर्ता और चुनाव होता है बूथ पर होता है चुनाव। उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की कांग्रेस में ताकत ही नहीं है। उसके पास वर्कर नहीं है मैदान में काम करने वाला। पिछले 10 सालों में कांग्रेस इतनी टूट गई कि यदि ये 5 साल कांग्रेस के पास से और चले गए तो जो कहते हैं ना कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे हालात बन जाएंगे, बिल्कुल सही है कि बचा खुचा संगठन भी जो है कांग्रेस का बिल्कुल तार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। राठौर साहब, आप भी क्या इसी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है? प्रत्याशी भले ही क्यों ना हो, लेकिन बूथ मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि वो उसे जीत की तरफ ले जाता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये बात सही है कि कांग्रेस की स्थिति पहले दिन से यही है कि जिसको चुनाव लड़ना है पहले तो वो टिकट के लिए संघर्ष करता है। और टिकट के संघर्ष में या टिकट की उसको गारंटी नहीं होने के कारण वो बूथ मैनेजमेंट की बात हो या वार्ड संयोजक या वार्ड पालक या और जो प्लानिंग है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कई बार की जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको चुनाव कार्यालय इन वक्त पर ढूंढना पड़ते हैं। और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो जो है पहले से इन सब चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। जहाँ तक उनके संगठन मंत्रियों का जो जाल बिछा रहता है, उन संगठन मंत्रियों के जरिए टिकट भले ही किसी का कट जाए, किसी को मिल जाए, किसी को दूसरी बार ना मिले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैनेजमेंट है या जो उनकी बैठकों का दौर है उसमें बड़े नेता आते हैं, दिल्ली भोपाल से सारे नेता आते हैं। और उसके कारण पार्टी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता जो पहले सिर्फ 5 साल में एक बार उपयोग में लिए जाते थे, उन कार्यकर्ताओं को मध्यप्रदेश में हमने देखा है कि अब बार बार उपयोग में लिया जा रहा है। बार बार उनको कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। भोपाल का महासम्मेलन हो या संभाग स्तर पर बैठकें हों, जनादेश
आदेश यात्रा के बहाने हो या अन्य कार्यक्रमों के बहाने हो, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता को इस बार जो है मोबाइल रखा, उसको घर पे जाकर सोने नहीं दिया। अब जहाँ तक टिकट को लेकर असंतोष है, उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ नेता बीजेपी में ऐसे हो गए हैं, इंदौर में भी ऐसे हैं, जिनका पार्टी से बड़ा अपना मैनेजमेंट है, लेकिन वो मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि वो पार्टी को और ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। हम कुछ नेताओं की बात भी करेंगे उसमें। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में कुछ नेता हैं अच्छे, लेकिन उनके साथ दुर्भाग्य ये है कि उनका टिकट एन वक्त पे तय होता है। जब उनको फॉर्म जमा करने की तारीख होती है, उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बताया जाता है कि आपको टिकट दिया है। अब वो रूठों को मनाने में उनका 8-10 दिन लग जाते हैं और जो मैनेजमेंट है उसको करने में लग जाते हैं। रही बात प्रचार प्रसार की, तो कांग्रेस में प्रचार प्रसार की भी जो है नियत में खोट दिखाई देती है कि कांग्रेस में ये कोशिश करते हैं कि हमारे नेता का फोटो बड़ा हो, हम जिस गुट से जुड़े हैं उस गुट की वाहवाही हो। अभी हमने इंदौर में राहुल गांधी की सभा में देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो जो है राहुल गांधी से भी बड़ा कर दिया था। कुछ होर्डिंग ऐसे थे जिसमें बाकी नेताओं के छोटे छोटे फोटो थे और राहुल गांधी और ज्योति सिंधिया के फोटो बहुत बड़े थे, जिसको लेके बाकी नेता नाराज हुए। और कांग्रेस में बीजेपी जैसा सिस्टम नहीं है। बीजेपी में ये है कि सबको भीड़ लाना है, कांग्रेस में ये है कि जिसको जवाबदारी दी वही भीड़ लाएगा या जिसका नेता आ रहा है वही गुट भीड़ लेके आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर कैसी बनने वाली है, ये यहाँ पर इंदौर शहर के 2 बड़े पत्रकार यहाँ पर इस बात का खुलासा कर रहे हैं और लगातार राजनीति की तासीर से बहुत नजदीकी से इनका नाता रहता है। बात चाहे राजनीतिक दलों की तमाम गतिविधियों की कर लें या नेताओं के श्रीमुख से निकलने वाले तमाम बयानों की, प्रतिक्रियाओं की कर लें, कलम के सच्चे प्रहरी लगातार अपनी पैनी निगाहें टिकाए रखते हैं और राजनीतिक पत्रकारिता की परिभाषा को सही मायनों में गढ़ने के लिए दिन रात 24 घंटे 365 दिन मेहनत करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पिछले दिनों के राजनीतिक हालातों की, चुनाव आचार संहिता लगते ही राजनीतिक हलचलें बढ़ गई। एक तरफ मध्य प्रदेश के सीएम यानी कि शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कमर कस ली और ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा चुनाव प्रचार के लिए आगे कर दिया। दोनों ही राजनीतिक दलों में घमासान की स्थिति बनी। पहले कांग्रेस के युवराज यानी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी इंदौर आए और इंदौर के दशहरा मैदान की सरजमी पर उन्होंने अपनी हुंकार भरी। बात करें 27 अक्टूबर यानी कि सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा की, तो सीएम भी इंदौर की सड़कों पर रोड शो करने निकले और जनता से आशीर्वाद मांगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 10 साल में क्या किया है और किस तरह से कांग्रेस के युवराज अब केवल परिवार का बखान करके इंदौर से गए हैं, उस पर तीखा प्रहार और कटाक्ष किया। दोनों ही बड़े नेताओं की इन दोनों ही राजनीतिक हरकतों के पीछे, कहा जाए राजनीतिक स्ट्रैटेजी के पीछे, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के पीछे क्या मकसद रहा है, इसकी भी जरा सर्जरी कर लेते हैं और इंदौर शहर के 2 बड़े नाम पत्रकारिता जगत से उनसे उनकी वक्तव्य, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। बापना जी, आपके पास आऊंगा। सबसे पहले बात करें राहुल गांधी की, सभा में आए और लगातार भाषण के जरिए उनका एक आक्रामक तेवर देखने को मिले और उनके एक बयान ने देश भर में बवाल भी खड़ा कर दिया। उसके बाद सीएम आए, अपना रोड शो करके गए और परिवार पर कटाक्ष कर गए। आपको क्या लगता है दोनों ही नेताओं के इन भाषणों से, वो राजनीतिक स्ट्रैटेजी से? महेंद्र भाई, जहाँ तक राहुल जी की सभा का सवाल है, वो आए और उन्होंने जैसे पिछले दिनों जो कहानियां सुनाई थी उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। मम्मी और दादी के बाद वो पापा पे आ गए और फिर आगे गए तो फिर और अभी उनके पास उनके परिवार की और कहानियां हैं। अब वो नाना पे भी आएंगे और तमाम जो उनके परिवार के पात्र उन पे आएंगे। तो एक तरह से राहुल गांधी जो है वो कहानी वाले बाबा हो गए, जहाँ जाते हैं कहानी सुनाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने इंदौर के दशहरा मैदान की सभा में जो मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर जो इंटेलिजेंस के अधिकारियों की उनकी बातचीत का खुलासा किया, तो उससे ये साबित हुआ कि कांग्रेस ही सुरक्षा एजेंसियों को चलाती है। सुरक्षा एजेंसियां कांग्रेस को ही रिपोर्ट करती है। सुरक्षा एजेंसियां सरकार नहीं चला रही है, कांग्रेस चला रही है। ये खुले तौर पे विपक्षी दल आरोप लगाते थे, उसका खुलासा खुद राहुल गांधी ने किया कि इंटेलिजेंस के लोग हमको रिपोर्ट करते हैं। सीबीआई को कांग्रेस की कठपुतली भी बार-बार आरोप लगाए जाते हैं। अगर सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो क्या लगता है कि राहुल की सभा को धो डाला शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा? आप आंकड़े की बात करें तो राहुल गांधी की सभा दशहरा मैदान पे नहीं हुई। राहुल गांधी की सभा दशहरा मैदान का एक पार्ट है जो क्रिकेट का प्रैक्टिस ग्राउंड है। क्रिकेट के प्रैक्टिस ग्राउंड पे, दशहरा मैदान पे सभा नहीं हुई, क्रिकेट के प्रैक्टिस ग्राउंड पे सभा हुई थी। और उसका इंदौर के मीडिया ने खुलासा किया था कि कितने स्क्वायर फीट पे हो रही है, कितने स्क्वायर फीट पे एक आदमी खड़ा हो सकता है, टोटल कितने लोग आएंगे। जब कुर्सियां 15,000 लगी थी तो लाख लोग तो बैठ नहीं सकते।
15,000 यदि कुर्सियों पे बैठे होंगे तो इतने ही खड़े हुए होंगे, तो 30,000 से ज़्यादा नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी के जो यात्रा प्रभारी थे जन आशीर्वाद यात्रा के बाबू सिंह रघुवंशी, उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि 5 लाख लोग इसके सहभागी बनेंगे। और हम भी 8.5-9 घंटे यात्रा के साथ घूमे और हमें लगा कि वाकई 4-5 लाख लोगों ने यात्रा को वाकई सहभागी बने। बिल्कुल ठीक बात है। आपको क्या लगता है राठौर साहब, अगर राहुल गांधी की सभा की बात करें और सीएम के रोड शो की बात करें, दोनों में से कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आपको सफल लगाई दी, और क्या लगा कि जनता का मूड, क्या फर्क पड़ेगा इन दोनों ही यात्राओं की अगर बात करें, यात्रा और सभा की? पहले मैं राहुल गांधी की सभा की बात करता हूँ। राहुल गांधी की जो सभा थी उसमें इंदौर उज्जैन संभाग की सभा थी। अभी मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि छाछड़ विधानसभा से यदि 500 लोग भी आ जाते, कार्यकर्ता भी आ जाते हैं कांग्रेस के, तो वहां पर 30-40-50 हजार लोगों की भीड़ दिखने लग जाती। 1000 आदमी भी एक विधानसभा से जो पार्टी नहीं ले पाई, वो चुनाव मैदान में या चुनाव के इन वक्त पे जो अपने युवराज के लिए या जो अपने स्टार प्रचारक के लिए इतना नहीं कर पाई, वो चुनाव में आगे कैसे मैदान पकड़ेगी, बीजेपी का कैसे जवाब देगी, पता नहीं क्या उनकी तैयारी है। लेकिन राहुल गांधी की सभा एक तरह से फ्लॉप साबित हुई है। यदि वो सिर्फ इंदौर की सभा होती तो निश्चित रूप से हम उसको फिर भी सफल मान लेते हैं। लेकिन इंदौर में हम बात करें, हमने राजीव गांधी की रैली देखी है और उसके अलावा हमने अटल जी की भी सभाएं देखी है। 1-1, 1.5 लाख लोग इंदौर में आते थे। ऐसा नहीं है कि इंदौर में सुनने वाले या लोग राजनीतिक रुचि वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से इस दशहरा मैदान की सभा पर कांग्रेस ने जो माहौल खुद ने अपना उड़वाया, वो निश्चित रूप से शर्मनाक बात थी। छाछड़ विधानसभा में कोई तैयारी नहीं थी। इंदौर के बहुमुश्किल वहाँ पर 2-4-5 हजार लोग पहुँचे होंगे और बाकी आसपास के जो ज़िले थे वहाँ से लोग आए। जो बाकी दूर वाले जो ज़िले थे वहाँ से तो लोग आए नहीं। 1-1, 2-2 बस में यदि 50-100 लोग आ गए हों तो बात अलग है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता को हमने तैयारी करते हुए नहीं देखा। भीड़ के लिए कोई मैनेजमेंट करते हुए किसी को नहीं देखा। भीड़ को लाने ले जाने और ठहराने या खाने की इंतजाम के लिए हमने बीजेपी जैसी कोई तैयारी कांग्रेस की नहीं देखी। फिर दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की जनादेश यात्रा की बात करें, लगभग 1 बजे से जो काफिला विधानसभा 2 नंबर से चालू हुआ, MR10 के वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य प्रतिमा से, शुरुआत में वहाँ पर काफ़ी लोग थे। फिर धीरे धीरे जो भीड़ बढ़ती गई वो निश्चित रूप से देखने लायक थी। और ये काफिला जब परदेशीपुरा और उसके बाद मालवा मिल और बाकी इलाकों में जब गया और रात होते होते विधानसभा 4 और उसके बाद में आखिरी में रहू में जब समापन हुआ, तो लग रहा था कि निश्चित रूप से एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता की, बापना जी को भी याद होगा, मैं उस समय आई था पत्रकारिता में, राहुल गांधी को नहीं पता है, राजीव गांधी की इसी शहर में इसी तरह की एक बड़ी रैली निकली थी। बिल्कुल। और जो सुबह शायद 3 या 4 बज गई थी जब जो है वो समाप्त हुई थी और महू तक पहुंचे थे। उनको देखने के लिए लोग तरस सकते थे। लेकिन राहुल गांधी में उसका 10% भी हिस्सा मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। अब दूसरी बात शिवराज सिंह चौहान की करें तो शिवराज सिंह चौहान को लोग देखने आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को सुनने भी आ रहे हैं। और जो बीजेपी का उत्साह था, जो बीजेपी के विधायकों की तैयारी थी, सब में एक अपने आप में एक शक्ति प्रदर्शन की स्थिति थी कि मेरे इलाके में भीड़ ज्यादा होना चाहिए, मेरे इलाके में ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री घूमे, मेरे इलाके में जो है उन इलाकों में जाए जहां पर हमारा वर्चस्व है, या उन इलाकों में से निकले जहां से लोग उनको आसानी से देख सके। तो आप देखेंगे कि ये जो 15 किलोमीटर का, लगभग 15 किलोमीटर का सफर होगा, 10 किलोमीटर का लगभग जो सफर था, उस सफर में आपने देखा कि लगातार लोग चल रहे थे। कहीं जो है उसको रोकना नहीं पड़ा या कहीं वो नहीं करना पड़ा। और रथ के प्रति, रथ को जिस रथ में बैठे थे उस रथ को लोग देख रहे थे, रथ में शिवराज सिंह चौहान के मालाएं देख रहे थे। शिवराज सिंह चौहान तक लोग माला अपनी नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने जो फूल और वो जो थे वो लोगों की तरफ फेंक रहे थे, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने हर विधानसभा में अपने साथ उन लोगों को रखा जो वहाँ के विधायक थे। एक मंत्री कैलाश विर्की पूरे समय उनके साथ रहे, जो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान का उत्साह बढ़ाने के लिए या शिवराज सिंह चौहान की तरफ लोगों को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका में कैलाश विर्की दिखे, जिनका इंदौर में एक अच्छा खासा वर्चस्व है। हर विधानसभा में उनसे लगे हुए, उनसे जुड़े और लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनादेश यात्रा की तुलना हम राहुल गांधी की सभा से करें तो मुझे लगता है कि यदि 70-80% भी अपन यदि जनादेश यात्रा को देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं कौतूहल का विषय बने दोनों ही राजनीतिक दलों के ये दोनों ही हथकंडे। एक तरफ थी राहुल गांधी की सभा तो दूसरी तरफ था शिवराज का रोड शो, यानी कि उनकी जन आशीर्वाद यात्रा। दोनों ही में जमीन आसमान का अंतर रहा और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर रहा वो लगातार तेज होता चला गया। चौथे स्तंभ के प्रहरी हमें लगातार बता रहे हैं कि जनता
किस तरह से आतुर थी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की एक झलक पाने के लिए। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की सभा की अगर बात करें तो दशहरे मैदान के एक हिस्से भर में अगर कांग्रेसी जुट भी जाएं तो शायद इससे जनता का मूड तय कर पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं और लगातार मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों की बात करते हैं। बाफना जी, आपको पूरे देश भर में अलग तरह की अपनी लेखनी के लिए एक पहचान मिली है। अगर हम पॉलिटिकल सर्जरी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं के आकलन की बात करते हैं। मालवा और निमाड़, आप लगातार रिपोर्टिंग करते आए हैं और लगातार आपको उस बात का लंबा अनुभव भी है। मध्य प्रदेश में क्या हालात आपको बनते दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई करिश्माई आपको परिणाम आते दिखाई दे रहे हैं? कुछ विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें, लगातार कांग्रेस जो है आदिवासी सीटों पर फोकस कर रही है, आपका क्या आकलन है? महेंद्र भाई, जहाँ तक मालवा निमाड़ की बात है तो मालवा निमाड़ में 2003 के चुनाव, 2008 के चुनाव और अब 2013 के चुनाव, 2003 और 8 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में थी। 2003 से 2008 भारतीय जनता पार्टी के लिए और अच्छा था। मालवा और निमाड़ में अधिकांश सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आज काबिज है। अब जो परिदृश्य बन के आ रहा है उसमें कुछ विधायकों की सीटें इधर से उधर की जा रही है। जैसे रंजना बघेल को मौजूदा सीट से हटा के दूसरी सीट पे भेजा जा रहा है, उनके पति का टिकट काटा जा रहा है। विक्रम वर्मा जी को आने की बात थी, लेकिन फिर वही हुआ कि नीना वर्मा ही लड़ेंगी वापस, जो एक वोट वाला गणित था। तो इस तरह की कुछ सीटों पे पार्टी प्रत्याशियों को शिफ्ट भी कर रही है, पुरानी सीटों में नए लोगों को मौका भी दे रही है। पार्टी भी जान रही है कि जो विधायक है वो यहाँ दूसरी बार शायद आसानी से जीत ना पाए, तो उसको पास की सीट पे शिफ्ट कर रहे हैं। कांग्रेस भी कर रही है इस तरह के प्रयोग। कांग्रेस भी जो है वो महेंद्र सिंह कालूखेड़ा को दूसरी सीट पे भेज रही है, उनकी सीट पे किसी और को उतार रही है। तो दोनों पार्टियां इस तरह के समीकरण बिठा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मालवा और निमाड़ अंचल एक मजबूत किला बन गया है। जो स्थिति बुंदेलखंड में, विंध्य में या और दूसरे क्षेत्रों में नहीं है, वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भाजपा का मालवा निमाड़ अंचल में परिणाम उसकी आशा से अच्छा आने वाला है। बिल्कुल। लेकिन लोकसभा चुनाव की, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये जो भाजपा का किला था, इसमें कांग्रेस ने सेंधमारी लगा दी थी। कई कांग्रेस के सांसद आ गए थे। तो नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में भी कहीं ऐसी सेंधमारी कमाल ना दिखा? वो स्थिति उस समय टिकटों के कारण बनी। आप देखिए कि अरुण यादव, प्रेमचंद गुड्डू, नए चेहरे या जो नए चेहरे थे, मीनाक्षी नटराजन, वो नए चेहरों के कारण कमाल हुआ। और आज भी कांग्रेस यदि नए चेहरों को मौका देगी तो कमाल होगा। लेकिन अब जो परिदृश्य बन रहा है उसमें नहीं लग रहा है कि कांग्रेस उस फार्मूले पे चलने वाली है। आप देखिए, राहुल गांधी ने अपने सर्वे में जिन लोगों को वरीयता क्रम पे रखा था, वो जो उनके कंप्यूटर पे आज भी एक नंबर पर हैं, आज जब मधुसूदन मिस्त्री के हाथ से स्क्रीनिंग होके नाम उनके पास गए हैं तो वो खुद देख के चौंक गए हैं कि वो नाम कहाँ गए जो मेरे सर्वे में। इसलिए उन्होंने वापस मधुसूदन मिस्त्री के पास उन सारे नामों को भेजा है कि मेरे नाम से इन नामों को टेली करिए और उन नामों को कंसिडर करिए। तो कांग्रेस में आज जो चल रहा है ना, वो अलग तरह का खेल चल रहा है। अपने अपने पट्टों को एडजस्ट करने का जो काम चल रहा है, उस कारण से अच्छे और योग्य प्रत्याशी मर रहे हैं और उसी कारण से कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा। यदि आज भी कांग्रेस जिस तरह से लोकसभा में उसने किया था, अच्छे और नए चेहरों को मौका दिया था, यदि आज भी दे तो बिल्कुल परिणाम कांग्रेस के अच्छे फेवर में आ सकते। बिल्कुल ठीक बात है। राठौर साहब, आप क्या मानते हैं? मध्य प्रदेश मिशन एमपी, दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एक ही मिशन है, मध्य प्रदेश को जीतना। अगर मध्य प्रदेश को जीता तो इसका असर लोकसभा चुनाव में भी आएगा। क्या लगता है? मालवा निमाड़ की अगर सर्जरी करें, आप लगातार लेखनी के जरिए इन तमाम चीजों पर एनालिसिस करते रहते हैं। आप देखिएगा, अभी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस यदि ईमानदारी से टिकट नहीं बांट पाई सर्वे के आधार पे, तो कांग्रेस को निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होगा, बल्कि पहले से सीटें और कम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव की बात आएगी तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पे बीजेपी अपने चेहरे नहीं बदलेगी, या जो रिटायर्ड होने वाले नेता हैं जिनको 70-80 साल के हो गए हैं, लक्ष्मीनारायण पांडे हारे, सत्यनारायण जटिया हारे, ये नेता इसीलिए हारे क्योंकि इनके खिलाफ लोगों में आक्रोश था। लगातार इन चेहरों को देख के इनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी वाली स्थिति थी और निश्चित रूप से ये पुरानी परंपराओं के आधार पर चलने के कारण लोगों की मदद भी नहीं कर पाते, उतनी ताकत के साथ सक्रिय भी नहीं रह पाते। यदि अभी जो बापना जी ने कहा है, बिल्कुल सही बात कही कि कांग्रेस ने यदि ईमानदारी से टिकट बांट दिए, सर्वे में जो लोग आने की स्थिति में हैं उनको टिकट दे दिए, तो इंदौर उस माहौल को बनाएगा जो मालवा निमाड़ में गहरा असर करेगा और यही फायदा कांग्रेस को जो है लोकसभा चुनाव में होगा। लेकिन जो गलती सुरेश पचौरी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में की थी, मेरी नज़र में वह गलती जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और कुछ गलती कांतिलाल भूरिया भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके बीच में विवाद के कारण ये स्थिति बन रही है।
सुरेश पचौरी ने जो है टिकट मनमाफिक बांटे, दूसरे गुट के नेताओं को जीतने, उनके पट्टों को जीतने के बावजूद भी जो है की स्थिति के बावजूद जो है टिकट नहीं दिए। और ऐसी स्थिति में ज्योति सिंधिया भी वही करने जा रहे हैं, जो नाम कुछ आए सामने कि मेरा पट्टा है, इसको इसलिए टिकट देना पड़ेगा। ग्वालियर में जो है आपने दखल दिया तो मैं झाबुआ में दखल दूंगा, झाबुआ में आपने दखल दिया तो मैं इंदौर में दखल दूंगा। उस तरह की जो बात सामने आई है वो कांग्रेस के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस के ये जो चारों पांचों दिग्गज नेता हैं, ये दिल से अभी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद की लड़ाई है। जहाँ तक प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत स्थिति का सवाल है तो उसकी धुरी सिर्फ दिग्विजय सिंह के आसपास घूमती है। दिग्विजय सिंह एकमात्र कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस को मजबूत किया था। गांव-गांव जाकर कांग्रेस की स्थिति इतनी अच्छी बनाई थी कि वो 10 साल तक उसके कारण सत्ता में रहे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ या बाकी नेता अपना नेतृत्व जो है साबित नहीं कर पाए आज तक। अब चुनाव के समय नेतृत्व साबित करने या समझौतावादी रवैया अपनाने की बजाय वही अड़ियल रवैया अपनाने के कारण जो है मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बहुत नुकसान होने वाला है। और कांग्रेस ने यदि ये नहीं देखा कि ये जीतने वाला उम्मीदवार है या नहीं है, इसको टिकट देना है और कुछ भी करना है, बस हमको टिकट बांटना है, तो फिर निश्चित रूप से मालवा निमाड़ में बीजेपी को और सीटें बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। पर्दे के पीछे की राजनीति क्या कहती है ये यहाँ पर हमने जाना, और चौथे स्तंभ के प्रहरी लगातार हमें ये बताते रहे हैं कि किस तरह से जनता का मूड राजनीतिक दलों के किसी एक आयोजन भर से चेंज नहीं होता, बल्कि लगातार पार्टी के तमाम किए गए कामों को भी यहाँ पर जनता बेहद रूप से आंकती है और उसके बाद ही अपने मताधिकार का उपयोग करती है। चूंकि यहाँ पर समय अभाव है, इसलिए जाते जाते चंद सवालात रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड जरूर टटोल लिया है, अब राजनीतिक दलों की तमाम क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं पर क्या असर डालता है चुनाव आयोग की शक्ति। चुनाव आयोग की शक्ति की बात करें बापना जी, तो लगातार आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी नियमावली में बदलाव ला रहा है और शक्ति का आलम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कितना असर राजनीति की बदलती परिभाषा पर आपको लगता है पड़ेगा? महेंद्र भाई, चुनाव आयोग की शक्ति मैं समझता हूं कि कल जो मुख्य चुनाव आयुक्त वीके संपत जी ने जो भोपाल में कही कि हमने चिंदी दी आपको और आपने थान बना दिया उसको, चुनाव आयोग ने जो डायरेक्शन नहीं दी है उनका पालन करा रहा है लोकल प्रशासन। बिल्कुल ठीक बात। आप देखिए कि चुनाव आयोग ने कहा कि पैसे जो नगद पैसा लोग ले जाते हैं उसके बारे में चुनाव आयोग का कहना था कि ये 3 नवंबर के बाद होना चाहिए। अब इंदौर में अपन देख रहे हैं कि हर चौराहे पे शाम के समय लोग पुलिस वाले इकट्ठा हो जाते हैं और चेकिंग करते हैं गाड़ियों की। आपके पास 50,000 रुपए, व्यापारिक शहर है, यहाँ लोग लाखों रुपए लेके देने लेने बांटने निकलते हैं। तो यदि इस तरह से हो जाएगा तो चुनाव तक 1 महीने तक आदमी व्यापार ही नहीं कर सकता। उसके बाद गाड़ियों की जिस तरह की चेकिंग हो रही, परिवार परेशान हुए नवरात्र पर्व में, तो चुनाव आयोग का ऐसी कोई मंशा नहीं है। तालाब पे कमल लगे हैं तो कमल ढक दो, पंजा है तो पंजा ढक दो, चौराहे पे फूल लगाए तो फूल ढक दो। और चुनाव आयोग ने साफ कहा कि हमारे ऐसी कोई मंशा नहीं है। चुनाव आयोग ने जो डायरेक्शन भेजे उनको गलत तरीके से यहाँ का स्थानीय प्रशासन देख रहा है। अभी शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिन घरों पे झंडे लगे थे उन घरों के झंडे उतरवाने प्रशासन के लोग पहुंच गए। लोगों ने कहा कि हमारा घर है, हमने अपनी सहमति से लगाए, तो उनसे कहा गया कि आपके मकान की रजिस्ट्री दिखाइए कि आपका ही घर है कि नहीं है। तो इस तरह के जो बेतुके सवाल प्रशासन के लोग कर रहे हैं उसके कारण स्थानीय प्रशासन की छवि बिगड़ रही है। और कल चुनाव आयोग ने बहुत साफ कहा है कि हमारे डायरेक्शन को आप गलत दिशा में मत ले जाइए। बिल्कुल ठीक बात है। कहने के आप क्या मानते हैं राठौर साहब, आयोग की शक्ति का आलम है और नेता भी कहीं ना कहीं सहमे से डरे से? मैं इस बात से सहमत हूँ कि आयोग की शक्ति होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ नेताओं पे होना चाहिए, उम्मीदवार पे होना चाहिए। जनता पर, जो आम जनता है उसको एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि आप इस प्रजातंत्र के इस यज्ञ में जो है लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वोट डालने जरूर जाएं। एक तरफ आप लोगों को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। पहली बार आयोग जो है मतदाता पर्ची बांटने भी घर घर तक पहुंचाएगा कर्मचारियों को। और दूसरी तरफ नेताओं के कारण या उम्मीदवारों के कारण या किसी रैली और जुलूस के कारण आप सबको परेशान कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल सही बात है। नवरात्रि में और उसके बाद अभी बात किए दिवाली के त्यौहार की तैयारी में निश्चित रूप से जो पैसे का लेन देन हो रहा है उस लेन देन को लेकर हर बार आशंका व्यक्त करना, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, चौराहे पे हो, व्यापारिक इलाके में हो, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज ही मंत्री कैलाश विकी ने आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और व्यापारियों को जो एक तरह से गलत निगाह से या शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और विजयवर्गीय की चिट्ठी के बाद निश्चित रूप से कुछ असर देखने को मिल सकता है। हालांकि विजयवर्गीय की पहले की जो टिप्पणी थी उनके कारण उनको
वो शब्द वापस लेना पड़े थे। लेकिन इस बार जो मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है वो निश्चित रूप से सारगर्भित है और इस समय चुनाव आयोग के नाम पर डराने धमकाने या ये कह दें कि राष्ट्रपति शासन जैसी जो स्थिति बन गई है कि जो अधिकारी चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चुनाव आयोग को जो जो निर्देश जारी किए हैं वो अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से या चौराहों पर जो है होर्डिंग्स लगा के ये बताना चाहिए कि हमारी मंशा ये है, आपको इसका पालन करना है। इसके अलावा बाकी और कोई परेशानी आपको आम जनता को नहीं करेंगे। जो कुछ परेशानी हो, जो कुछ चेकिंग हो, वो चुनाव कार्यालय पर हो, पार्टियों के दफ्तरों पे हो, नेताओं के घरों पर हो या किसी की शिकायत हो तो उसकी जांच होना चाहिए। बाकी जो है चुनाव आयोग को अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए और चुनाव आयोग के कहने पर, चुनाव आयोग के दबाव की बात करके जो अधिकारी इस तरह से कर रहे हैं उनको वाकई दंडित भी करना चाहिए। तब जाके जो है जनता में विश्वास जागेगा कि चुनाव ईमानदारी से कराया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। राजनीतिक दलों की अपनी प्रक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं अपनी जगह हैं, लेकिन चौथा स्तंभ यहां पर यह जरूर मानता है कि आयोग की सख्ती लाजमी है, लेकिन राजनीतिक दलों तक ही या नेताओं और उम्मीदवारों तक ही, जनता इससे परेशान ना हो, इसका पूरा ख्याल जिले के प्रशासनिक महकमे और पुलिस प्रशासन को भी देना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जाते जाते कलम के दोनों सच्चे प्रहरियों से उनका संदेश जान लेते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान वो देश है और मध्य भारत एक ऐसा प्रदेश है, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहता है और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग यानी कि भारत निर्वाचन आयोग के तमाम दिशा निर्देश भी कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते हैं। जाते जाते बाफना जी आपसे जानना चाहेंगे जनता के लिए क्या संदेश होगा? वो लोग जो घर पर बैठकर लगातार आलोचना करते हैं, टेलीविजन सेट पर राजनीतिक दलों को गालियां देते हैं, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते, मताधिकार का उपयोग नहीं करते, आपका क्या संदेश होगा चौथे स्तंभ की तरफ से प्रतिनिधित्व के तौर पर? जहां तक मतदान का सवाल है, जो पढ़ा लिखा तबका है वो सर्वाधिक अरुचि प्रदर्शित करता है। आप देखिए जहां भी पॉश कॉलोनी है, मध्यम वर्गीय बस्तियां हैं, वो लोग मतदान के प्रति बहुत अरुचि रखते हैं। वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ता है वो बढ़ता है बस्ती क्षेत्रों का, मुस्लिम बस्ती हो या हिंदू बस्ती हो, जो निचले इलाके हैं, तंग बस्तियां हैं, वो लोग बहुत उत्साह के साथ मतदान में भाग लेते हैं। और गप्पबाजी करने में, बकवास करने में पढ़ा लिखा तबका बहुत आगे रहता है। और मतदान का जो वास्तविक आप प्रत्याशी चुनने का, जनप्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो सबका है। चुनाव आयोग कई बार कहता है कि मतदान में आप खुल के भाग लीजिए। आज स्थिति यह है कि आप जाके देखें तो भले ही वो अपना मतदाता परिचय पत्र के आधार पे वोटिंग पिछली बार भी नहीं हो पाया, इस बार भी नहीं हो पाएगा। कई लोगों के पास बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के मतदाता परिचय पत्र ही नहीं है। फिर बार बार आखिरी में आके चुनाव आयोग को कहना पड़ता है कि ये 7 चीजें हैं, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, इसके आधार पे आप वोट डाल सकते हैं। तो जो लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है कि मतदाता परिचय पत्र बनवा लें, तो दिलचस्पी नहीं है। तो जब तक ये लोग पढ़े लिखे तबके में जो सर्वाधिक आलोचना करता है राजनीतिक दलों की, वो आलोचना के बजाय मताधिकार का प्रयोग करे। जब वो मताधिकार का प्रयोग करने लग जाएगा तब जाके आप ये समझ सकते हैं कि वास्तविक परिणाम सामने आएगा। आज तो एक वर्ग के लोग जो मध्यम वर्गीय हैं, निम्न मध्यम वर्गीय हैं, वही सरकार चुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत गहरी और बहुत गंभीर यहाँ पर बात है। जनता के पक्ष में इतना है कि अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल जरूर करें ताकि सही मायनों में सही नतीजा और सही सरकार मध्य प्रदेश में, या कहा जाए लोकतंत्र कायम हो सके। राठौर साहब, आपका क्या संदेश होगा जनता के पक्ष में? वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आयोग की कोशिशें अपनी जगह है और जनता की जागरूकता अपनी जगह। मेरा तो ये कहना है कि कड़वी सच्चाई ये है, जो मैंने 22-23 साल में देखा है कि बस्तियों में जो वोट परसेंटेज बढ़ता है वो भी इस कारण बढ़ता है कि जो राजनीतिक दल के उम्मीदवार होते हैं वो उनको गाड़ियों में भर के ले जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है हिंदुस्तान के लिए कि आज भी यहाँ पर मतदाताओं के को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां करना पड़ती है, और जो दल या जो उम्मीदवार उस पे पैसा खर्च करता है वही उम्मीदवार को जो है जीत का एक बड़ा कारण भी बनता है उस उम्मीदवार की जीत में। मेरा ये कहना है कि जो अभी बताया गया है कि मध्यम वर्गीय में एक वर्ग बड़ा और दूसरा जो उच्च वर्ग है वो वोट डालने नहीं जाता। इस बार जब चुनाव आयोग के अधिकारी इंदौर में आए थे तो उनसे बात कही गई थी कि इस वर्ग का ये कहना है कि हम जब वहाँ वोट डालने जाते हैं तो भीड़ लगी रहती है, इसलिए आयोग ने पहली बार ऐसा इंतजाम किया है कि एक मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं वोट डालेंगे। 1200 मतदाता को सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक का टाइम इतना पर्याप्त है कि वो आसानी से वोट डाल सके। लेकिन अभी भी दिक्कत ये है कि या तो आयोग जो है उनको कहे
है कि वो अपना वोट डालने के बाद ही अपने कामकाज पे जाएं, लेकिन कई बार ये दिक्कत भी आती है कि जो दुकानें हैं, जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं, वो बंद नहीं होते, वो सब चालू रहते हैं। तो उनके कारण जो है जिनको इंदौर से बाहर जाना है या दूरस्थ इलाकों में काम पर जाना है, वो इस बात की चिंता नहीं पालते हैं कि हमको पहले वोट डालना चाहिए और उसके बाद अपने कामकाज के लिए जाना चाहिए। कुछ आयोग को ऐसे प्रयास करना चाहिए कि लोग अपने काम पर जाने के पहले वोट डालने चले जाएं और उनको वोट डालने के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं हो। जिस तरह से अभी ये कहा गया कि मतदाता परिचय पत्र बनवा लिया है, तो शायद वो 8 दिन पहले या 4 दिन पहले जो है मतदाता ये देखता नहीं है कि मेरे पास वो है कि नहीं। जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस अपने पर्स में रखना चाहिए, उसी तरह से मतदाता परिचय पत्र को भी जो है मतदाता को देख लेना चाहिए 2-4 दिन पहले कि मेरा मतदाता परिचय पत्र जो बना हुआ है वो है कहाँ, क्योंकि इन वक्त पे जो दूसरे फॉर्म के आधार पर वोट डालने की बात आती है, उसके कारण वहां तक पहुंचने में, मतदान केंद्र तक दिक्कत आती है। जनता को ये चाहिए कि वो ईमानदारी से वोट डालने जाएं और इस बार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे यदि आप किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तो आपकी नामंजूरी का भी जो है, नापसंद का भी जो है वोट है, राइट टू रिजेक्ट नहीं, राइट टू नहीं, नोटा कहते हैं, हाँ नोटा, एग्जैक्ट। तो उसमें जो है आप कर सकते हैं, लेकिन आप मतदान केंद्र तक जाएं। इसके लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक बार फिर मैं कहूँगा कि आयोग के इतने प्रचार करने के बावजूद भी परसेंटेज नहीं बढ़ता है और उम्मीदवारों को, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जनता के पक्ष में इतना है कि अपने वोटिंग पावर का यदि वो इस्तेमाल करती है तो न केवल सही राजनीतिक दल का नुमाइंदा वो चुन सकती है और अपने लिए सही जनप्रतिनिधि का चयन कर सकती है, बल्कि नोटा के जरिए वो उन तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को नकार भी सकती है। ये सबसे बड़ा पावर है जो देश में चुनाव आयोग ने दिया है और अब शायद जनता को कहीं ना कहीं जागना होगा ताकि मतदाता परिचय पत्र जैसी बुनियादी चीज को अनिवार्यता के रूप में वो अपने पास रखे। ऐसी जरूरतें अब देश के हालातों में बनती दिखाई दे रही है। दोनों ही चौथे स्तंभ के प्रहरियों का हम धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। आप सिटी न्यूज के स्टूडियो में हाजिर हुए और जनता के पक्ष में क्या कुछ राजनीतिक सर्जरी है वो आपने यहां पर पेश की। सिटी न्यूज की कोशिश है कि न्यूज ऑफ द डे के जरिए चौथा स्तंभ क्या कुछ कहता है और राजनीतिक दलों की गतिविधियों से दूर जनता का क्या है मूड, उसका सही अंदाजा और सही आकलन करने के लिए ये कोशिश थी यहां पर चौथे स्तंभ के प्रहरियों को उनके वक्तव्य के जरिए सीधे तौर पर उनका एनालिसिस प्रस्तुत करने की। सिटी न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द डे में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।